आगे समुद्री जंट माफिया है, वो उन्हीं कश्तियों को दोबारा थोड़ा सा ठीक करके उन्हीं में उनको सफर करवाता है, जिसकी कैपेसिटी अगर 50 अफराद की है तो उसमें 200 डाला जाता है, 200 के बजाय 300 डाला जाता है। जो जितने पैसे हैं उनसे वो छीनते हैं और फिर जब ये छीनते हैं तो उनको एक रंगो नस्ल का जो सिलसिलाकार है वो सामने रख के उनको कत्ल करना शुरू कर देते हैं। ये कश्ती डूबी नहीं है, ये कत्ल किए गए हैं। यहाँ जंटों की जो है ना एक बड़ी मंडी लगी हुई है, ठीक है। और ये जंट जो है इनका राब्ता होता है पूरी दुनिया में। ये देखते हैं कि कौन से रास्ते से कौन से मुल्क से होकर गुजरे तो हम यूरोप तक जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और गुजरात के वो नौजवान जिन्हें एजेंटों ने सब्ज़ बाग दिखाकर और यूरोप के सुहाने ख्वाब दिल में समाए वो गैर कानूनी रास्ते का इंतखाब करते हुए न जाने कितने आज तक इस इलाके के नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस सारे मामले की तहकीकात और इस सारे मामले की हकीकत जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त गुजरात के सीनियर सहाफ़ी खालिद हंजरा साहब मौजूद हैं। हम इनसे इनकी खिदमात हासिल करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं इनकी आखिरकार रोकथाम करने के लिए हमारे अदारे क्या कर रहे हैं, या फिर इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे जो मामूल के मुताबिक ये तकरीबन कुछ ही दिनों में तीसरा या चौथा वाक़या हो चुका है। और इस वाक़े ने जो इस हादसे ने जो मरने वाले लवाहिकीन हैं और इसके बाद जो बच गए हैं कुछ किस्मती से, उन्होंने जो अपने प्यारों को बताया है वो इस कदर दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर हर आंख अश्कबार होगी। अंजरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि ये जो हादसा हुआ है ये कश्ती कहाँ जा रही थी और ये हादसा कहाँ पर वाक़या हुआ है? तारकीन वतन में सबसे ज़्यादा अक्सरियत गुजरात की है और वो 1 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। और इसमें गुजरात के जो जितने भी देहाती इलाके हैं वहाँ से लोग जो हैं वो अपने सुहाने ख्वाब सजाने के लिए यूरोप का रुख करते हैं। कोई भी बंदा जब उसका बच्चा जवान होता है तो उसका ये कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को यूरोप भेजूं। उसके लिए चाहे उसको ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे पालतू जानवर बेचने पड़े, चाहे अपने जेवरात बेचना पड़े, हत्ता के कर्जा तक भी लोग लेके बच्चों को सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए यूरोप का रुख करवाते हैं। और तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये बच्चे जो यूरोप जा रहे हैं कहीं रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, जान जा सकती है? उसमें ये है कि अगर ये कानूनी तरीके से जाएंगे तो इनको हादसा नहीं पेश आएगा। इसमें ज़्यादातर जो है वो मेजॉरिटी गैर कानूनी तरीकों से यहाँ पर ले जाया जाता है। और सबसे अहम बात जो है कि यहाँ पर जंट माफिया इतना मजबूत है, बल्कि कह सकते हैं कि यहाँ जंटों की जो है ना एक बड़ी मंडी लगी हुई है, ठीक है। और ये जंट जो है इनका राब्ता होता है पूरी दुनिया में। ये देखते हैं कि कौन से रास्ते से कौन से मुल्क से होकर गुजरे तो हम यूरोप तक जा सकते हैं। पहले ये रसाई करने के लिए यहाँ से चलते थे ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से फिर ये यूनान के रास्ते से होकर यूरोप भिजवाते थे। अब सूरत थोड़ी सी चेंज हो गई है जब से ये लीबिया का सिलसिला चला है। तो लीबिया से लेके जाते हैं वहाँ पर के जो समुद्री दूध है उससे ये डंकी लगवाते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट की इमिग्रेशन है उससे ये सारा राब्ता होता है जंट माफिया का। और वो पर हेड यहाँ से पैसे लेते हैं बंदे की चढ़ाई करवाने के लिए, क्योंकि एक एयरपोर्ट है वहाँ से अगर 4000 बंदा सिर्फ दुबई के लिए जाता है तो देखना तो ये पड़ता है क्या इनके पास अकामे हैं, क्या ये किसी कंपनी के तहत जा रहे हैं। ऐसे ही है। इसी तरह जब वो कतर में जाते हैं या सऊदी अरब में जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, इमिग्रेशन का काम को देखना चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं। ट्रैवलिंग इतनी हो रही है, अब ये सूरत हाल होती है कि बस वो चढ़ाई कराते जाते हैं। जब वो वहां से निकलते हैं तो उसके बाद ये लिबिया जाते हैं या अफ्रीकी मुमालिक मराकश चले गए या किसी उस तरह के मुल्क में चले गए जहां से इनका समुद्री सफर शुरू होता है। और आगे समुद्री सफर शुरू करने के बाद 35 से 40 लाख रुपया पर हेड यहाँ से वसूल किया जाता है। और उसमें ये आधे पैसे यहाँ ले लेते हैं, बाकी क्या कहते हैं 4000 या 5000 डॉलर आपने साथ रखें, जिसमें 2000 डॉलर आपके रास्ते का खर्चा है और 3000 डॉलर आपने रास्ते में जंट को देने हैं जिसने आपको समुद्री रास्ते से पार करवाना है। समुद्री रास्ते में 12 घंटे भी चलते हैं, 14 घंटे भी चलते हैं, 24 घंटे भी चलते हैं। अब उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि समुद्री रास्ते में जाने वाले जितने मुसाफिर होते हैं उनको उन कश्तियों में लेके जाया जाता है जो रिजेक्टेड कश्तियाँ होती हैं, वो माई गिरों ने फेंकी होती हैं। जो वहाँ पे जंट माफिया आगे समुद्री जंट माफिया है वो उन्हीं कश्तियों को दोबारा थोड़ा सा ठीक करके उन्हीं में उनको सफर करवाता है, जिसकी कैपेसिटी अगर 50 अफराद की है तो उसमें 200 डाला जाता है, 200 के बजाय 300 डाला जाता है। अब ये सिलसिला का काफी अर्सा चला जा रहा है।
ये जो वाकया अभी रिसेंटली हुआ है मोरक्को कश्ती हादसा, ठीक है, ये कश्ती मोरतानिया के लिए जा रही थी मोरक्को से। ठीक ये है। मराकश से निकलती है और ये अफ्रीकी ममालिक के लिए जितने भी यहाँ से निकले हैं इसमें 85 लोग थे। हाँ, तारकीन वतन इसमें 65 थे, 20 जो थे अफ्रीकी थे। ठीक है, जब ये रास्ते में कश्ती पहुंचती है, ये $2000 इन्होंने पहले दिया है उस जंट को जिसने इनको समुद्री रास्ते से लेके जाना था, ठीक। और $2,000 इनके पास भी मौजूद था। जब ये रास्ते में जाते हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रह जाते हैं मोरतानिया से, तो इनके साथ ये आता पेश आता है, ये कश्ती रोक दी जाती है और वहां पर नामलूम अफ्रीकी लोग आते हैं। वो अपने 20 अफ्रीकी लोगों को उतार लेते हैं, बाकी 65 के जो जितने पैसे हैं उनसे वो छीनते हैं, और फिर जब ये छीनते हैं तो उनको एक रंगो नस्ल का जो सिलसिलाकार है वो सामने रख के उनको कत्ल करना शुरू कर देते हैं। ये कश्ती डूबी नहीं है, ये ठीक कत्ल किए गए हैं, और कत्ल के लिए आला जो इस्तेमाल किया गया उसमें सबसे अहम चीज जो है वो हथौड़ी है, उसके अलावा लोहे के राड है, उसके अलावा खंजर है, और वो एक एक बंदा जैसा वो आपने कहा कि कुछ नामालूम अफ्रीकी जो जिसामत के लोग या खद्दोखाल उनकी अफ्रीकन थे, तो वो कहाँ से समुद्र में आ गए और कश्ती को उन्होंने अपने हिरासत में ले लिया और फिर मारना शुरू कर दिया। ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये उन लवाकिन से आई है जिनके प्यारे इस कश्ती से सफर कर रहे थे और मौजूदा तौर पर बच गए हैं। अभी मैं जहाँ रिपोर्टिंग करके आया हूँ वो गांव का नाम है जोड़ा, ठीक है, जोड़े के साथ गुरको, गुरको के साथ चक में आना है, वहां से 22 अफराद 40 लाख कीवज जो कि फादी गुजर नामी एजेंट के पास है, उन्होंने पैसे दिए। हाँ, वो खुद सेनेगाल में मौजूद है और उसके पीछे उसकी जो यहाँ पे बैकअप करने वाले लोग हैं, जो उसके टाउट हैं या उसका जो पिछला सब एजेंट है, वो पैसे यहाँ से वसूल करते हैं। 40 लाख रुपए एक बंदे से उन्होंने वसूल किया। 22 लोग यहाँ से सफर के लिए निकले थे। अच्छा, ये जो 22 लोग थे ये इन्हीं तीनों तीन गांव गाँव से थे, 3 गाँव से। इसके अलावा मंडी बावलदीन के लोग थे, वो भी इस कश्ती में आतंक शिकार हुए, और भी लोग थे, लेकिन फादी गुजर के बंदे जो 22 जा रहे थे, उसमें 18 साल से लेकर 50 साल की उम्रें हैं, और इनमें तकरीबन 2 माह से लेकर 8 माह हो गए इनको यहाँ से घर से सफर करते हुए यहाँ से निकले हुए। मकामी FI की बात कीजिए तो FI की तरफ से थाना है जिसमें सर्कल में गुजरात है, मंडी बावलदीन है, अफजाबाद है, लेकिन यहाँ पर FI का थाना होने के बावजूद भी जंट माफिया की तादाद जो है बहुत ज्यादा है, और जंट माफिया बल्कि खवातीन तक एजेंटी कर रही हैं। और ये इमेजिन करें कि एक बंदा अगर 10 बंदे भिजवाता है तो 4 करोड़ रुपए की गेम कर रहा है। 4 करोड़ में अगर वो गेम करता है तो उसको कम से कम 40 लाख रुपए बच रहे हैं, और एक बंदे को 40 लाख रुपए घर बैठे 2 माह में बच जाते हैं। तो इससे बड़ा बिजनेस कौन सा है? कोई भी नहीं। यहाँ पे जो कांस्टेबल है उन्होंने आगे 4-4, 6-6 बंदे प्राइवेट रखे हुए हैं, अच्छा, जो यहाँ पर एजेंट माफिया के साथ मिली भगत करके सारा निजाम चला रहे हैं। एक FIA के कांस्टेबल की तनख्वाह इमेजिन कर लें कितनी है, लेकिन उनके पास वीगो डाले हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। FIA के लोग जो यहाँ पे तैनात हैं उनकी आप शाहाना लाइफ देखें। यानी कि एजेंटों के साथ FIA भी मिला हुआ है। मिला क्या FIA की जो उन्होंने आगे बंदे रखे हैं प्राइवेट, ये सारा निजाम तो वही चला रहे हैं ना, वरना पुलिस और FIA की आंख से कौन बच सकता है? कानून से कौन बच सकता कोई है? नहीं बच सकता। सर्कल गुजरावाला ये बनता है, डिवीजन गुजरावाला के डायरेक्टर साहब, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर साहब, और ये जितना भी सिलसिलाकार है, ये तो टीमों को चाहिए कि जंट माफिया के खिलाफ घेरा तंग करें, लोगों को जो सबज बाग दिखाते हैं, गैर कानूनी रास्तों का खुद बताते हैं, फिर लोग लालच में आ जाते हैं। खालिद साहब, आप यकीनन इन मरने वाले जो तारिकीन वतन थे उनकी फैमिली के साथ भी मिलकर आए होंगे, उनके क्या जज्बात हैं, उन पर क्या क़यामत टूटी है, वो कुछ जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जो तो बच गए हैं उनको तो कोई मसला उस लेवल का नहीं है, लेकिन जो बेचारे दुनिया से चले गए हैं सबज बाग देखने के लिए, यहाँ से जो निकले थे, तो उनके घर तो क़यामत सुगरा है ना। वहाँ पे अजीज़ो कारोबार है, नोआ कनाल है, हर आंख खश्कबार है, और इन 3 देहातों में जहाँ से मैं रिपोर्टिंग करके आया हूँ वहाँ पर क़यामत सुगरा है, और तकरीबन 12-13 घरों में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, और वहाँ पर उनके अजीज़ो कारोबार आते जाते नजर आ रहे हैं। हम तो यही इल्तमास करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब और दीगर अरबाब इख्तियार के साथ FIA के आला काम से कि ये FIA को चाहिए कि ये फौरी तौर पर यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो इस किरदार में मुलव्वस हैं, जो इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस हैं, इनको फौरी तौर पर जो करार वाकई सजा उसको पूरा करवाया जाए, ताकि इन लोगों को जब सजा होगी तो पीछे कोई बंदा और नहीं आएगा जो यहाँ पर इस तरह के घिनौने जुर्म को जो है हवा दे सकेगा। जी खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील के साथ इस वाक़े को हमारे नाज़रीन को बताया कि ये कश्ती हादसा समुद्री लहरों में नहीं बल्कि इस हादसे में जो कुछ नामलूम अफराद थे उन्होंने इस कश्ती में आकर वो कश्ती सवारों को न सिर्फ बेदर्दी से कत्ल किया बल्कि उनसे जो उनकी जमा पूंजी थी वो भी छीन ली। खुशकिस्मती से इस हादसे में
जो बचने वाले नौजवान हैं जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने जब अपने लवाहिकीन को इस हादसे के बारे में बताया तो उसमें जो उन पर जो क़यामत टूटी है, अब उसके बाद इस हादसे के बाद जाकर वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा कोई गैर कानूनी रास्ते से यूरोप जाने की कोशिश ना करें। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारे अदारों की है, जो उनकी नेग्लिजेंसी है या फिर उनकी जो मिली भगत की वजह से इस तरह के वाक़यात या इस तरह का माफिया जो है, जो हमारे नौजवानों को सुहाने ख्वाब और दीगर इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल का तरीकाकार बताते हैं और फिर उसके बाद गैर कानूनी रास्ते से उनसे लाखों रुपए बटोर लेते हैं।